हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज एक बार पुनः मैं आपके लिए लाइव वीडियो लेकर आ रहा हूं। जो भी बच्चे लाइव अभी उपस्थित है, कभी से वेट कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, लेकिन जो अभी तक लाइव नहीं आए हैं उन सबको लाइव लाना आपका कर्तव्य है। आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करिए ताकि वो भी लाइव आ सके। एक बार तुरंत 2-3 मिनट के अंदर सभी बच्चों को शेयर कर दीजिए। आपके संपर्क में जो भी है, जो 12th कर चुके हैं, उसके अलावा जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उसके अलावा जो 10th में है, जो भी क्लास में है, सबके लिए ये वीडियो कॉमन रूप से चलेगा। तो सबसे निवेदन रहेगा कि वीडियो को सबसे पहले तो शेयर कर दीजिए। फिर सबसे पहले प्रश्नों को अपन बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं कि मानव शरीर का सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है। आपसे प्रश्न पूछा है कि सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है, तो इसके अंदर उपास्थि है, अस्थि है, दंतवलक है या जबड़ा है। तो आपको सबको पता होगा कि हमारे शरीर का सबसे जो कठोर पदार्थ होता है वो होता है दंतवलक, जिसको आप एनामेल कहते हैं। क्या कहते हैं? दंतवलक। जो आपके दांत के ऊपर का पार्ट होता है, जो सफ़ेद सफ़ेद पार्ट होता है, वो दंतवलक माना जाता है। दंतवलक के बारे में थोड़ा सा वर्णन आपके लिए लेकर मैं उपस्थित हुआ हूँ। थोड़ा सा व्याख्या दी गई है, आप इस व्याख्या को देख लीजिए अच्छे से। वीडियो समझ में नहीं आता है तो बार बार देखो, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। कहीं ना कहीं ये वीडियो आपके लिए आगे चलकर बहुत काम आएगा। दंत फलक या दंत एनामेल जो कशेरु की धारियाँ होती है, जिसके अंदर रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, उसके दांत के निर्माण के अंदर जो 4 ऊतक होते हैं, यानी कि दांत के निर्माण के अंदर 4 प्रकार के ऊतक होते हैं। ऊतक क्या है? तो एक विशेष प्रकार की संरचना होती है जो कहीं ना कहीं कोशिकाओं के जुड़ने से बनती है, उसको ऊतक कहते हैं। तो दांत के निर्माण के अंदर 4 प्रकार के ऊतक होते हैं, जिसके अंदर एक विशेष प्रकार का ऊतक है जिसको दंतवलक कहते हैं, जो शरीर का सबसे कठोर पदार्थ है, जिसके अंदर अन्य 3 कौन से है? तो एक है डेंटिन, एक है सीमेंटम और एक है दंत पल्प। ये 3 प्रकार के ऊतक आपके दांत में पाए जाते हैं। और चौथा आपका है दंतवलक जो बाहर की ओर होता है। तो ये आपका डेंटिन हो जाएगा, यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर दंतवलक। आंसर हो जाएगा दंतवलक। मानव शरीर का यह सबसे कठोरतम तथा अधिक खनिज युक्त। दूसरा आपके यहाँ पर प्रश्न बनता है कि ये कठोरतम तो है, साथ साथ में आपके शरीर में ऐसा कौन सा ऊतक है जिसमें अधिक मात्रा में खनिज पदार्थ पाए जाते हैं? तो इसका आंसर भी क्या होगा? एनामेल होगा, जो कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। जो दांत होता है वो किसका बना होता है? कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। ये जो फॉस्फेट होता है वो फॉस्फेट बहुत आपके शरीर में काम करता है, या आपके शरीर में कठोरता प्रदान करने का काम करता है। आपने देखा होगा मरने के बाद जो बॉडी होती है, उस बॉडी के अंदर आपने देखा होगा किसी बॉडी के अंदर कहीं ना कहीं आग नहीं लगती है। आग जो होती है वो किसी बॉडी में नहीं लगती है, और मारवाड़ी में कहते हैं कि इसने तो खूब सारे पाप किए इसलिए इसके बॉडी में आग नहीं लग रही है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। यदि आपके शरीर में ये जो फास्फोरस होगा, या इसको आप फास्फेट कहते हो, फास्फेट के रूप में होता है, जो फास्फोरस आपके शरीर में यदि उपयुक्त मात्रा में होगा तो आपके शरीर की जो बॉडी होगी उस बॉडी को जल्दी से आग लग जाएगी, और यदि फास्फोरस नहीं होगा तो आग नहीं लगेगी। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है, कैल्शियम फॉस्फेट आया है, और कैल्शियम फॉस्फेट जो होता है वो कैल्शियम फॉस्फेट दंतवलक के निर्माण के अंदर काम करता है। इसका सूत्र ध्यान रखना, CA3PO4 होल प्राइज 2। ठीक है, ये आपके यहाँ पर है, आगे दिया हुआ है। दांत का निर्माण दंत कोशिकाओं द्वारा होता है। दांत की जो कोशिका होती है उसको दंत कोशिका कहते हैं, इंग्लिश में इसको ओडेंटोब्लास्ट कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट कोशिका, दांत की कोशिकाओं को ओडेंटोब्लास्ट, अपन ने यकृत की कोशिका को एपेटोसाइट्स कोशिका देखा था। ठीक है, उसके अलावा अपन ने अलग अलग प्रकार की जो कोशिका होती है, अलग अलग अंगों में जो कोशिका होती है, सबका नाम अलग अलग होता है। यहाँ पर आपको ओडेंटोब्लास्ट शब्द ध्यान रखना है। दांत के निर्माण की प्रक्रिया को, जो दांत के निर्माण की प्रक्रिया होती है उसको दंत विकास क्या कहते हैं? दंत विकास, यहाँ ओडेंटोजेनेसिस कहते हैं। ओडेंटोब्लास्ट कोशिका का नाम, और इसको ओडेंटोजेनेसिस कहता है। जेनेसिस का मतलब होता है किसी चीज़ का सिंथेसिस या निर्माण। तो यहाँ पर हो जाएगा ओडेंटोजेनेसिस। दांत का निर्माण भ्रूण की एपिडर्म और मीजोडर्म्स होता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सभी चीज़ों को मैंने यहाँ पर ले लिया है, कहीं कोई आपको किताब पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। वीडियो को बार बार देखिए, इसलिए कह रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, जल्दी से शेयर कर दीजिए। आगे है यहाँ पर एक और नोट दिया हुआ है। इस नोट के अंदर आपके है वास्तविक रूप से दांतों का निर्माण। ठीक है, कहीं कोई नहीं बताएगा कि वास्तविक रूप से जो दांतों का निर्माण होता है वो गर्भस्थ जीवन के अंदर, जब बच्चा माँ के गर्भ के अंदर होता है, और उसके अंदर जो छठा सप्ताह होता है, यानी कि निषेचन के छठे सप्ताह बाद दांतों का निर्माण शुरू हो जाता है, जो दांतों के बनने का प्रारंभिक स्टेप माना जाता है। दांतों के निर्माण का जो प्रारंभिक स्टेप है वो माँ के गर्भाशय के अंदर ही हो जाता है, और उस अवस्था के अंदर जो आपका टाइम रहता है वो छठे सप्ताह के आसपास रहता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी है यहाँ पर। आगे का प्रश्न अपन देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, दूसरा प्रश्न। उम्मीद करता हूँ कि पहला प्रश्न सबका सही हुआ होगा। बहुत सिंपल प्रश्न है। शरीर का सबसे कठोरतम पदार्थ क्या है? इनेमेल।
दूसरा प्रश्न है, जब पीत लवण व लेसिथिन वसा गोलिकाओं व भोजन में उपस्थित जल में घुलती है तो इसके कारण वसा गोलिकाओं के पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है। ध्यान रखना, पीत लवण जो होता है और जो लेसिथिन वसा होती है वो वसा गोलिकाओं के अंदर घुलती है। जो पीत लवण होता है वो सामान्यतः पीत लवण जो होता है वो ध्रुवीय प्रकृति का होता है और जो लेसिथिन वसा होती है वो अध्रुवीय प्रकृति की होती है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं लेसिथिन जो वसा होगी वो वसा के साथ और पीत है वो जल के साथ। देखो यहाँ पर लिखा हुआ स्पष्ट, यहाँ पर लिखा हुआ ये है, देखो, जब पीत लवण व लेसिथिन वसा गोलिकाएं भोजन में उपस्थित, जो आपका पीत लवण है वो पीत लवण तो भोजन में उपस्थित जल को अपघटित करेगा और साथ साथ में लेसिथिन जो वसा है वो वसा गोलिकाओं को अपघटित करने का काम करेगी। तो यहाँ पर आपके दिया हुआ है, इसके कारण वसा गोलिकाओं के पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उसका पृष्ठ तनाव क्या होगा। तो सबसे पहले पृष्ठ तनाव जो है वो पृष्ठ तनाव, वसा गोलिकाओं का पृष्ठ तनाव बढ़ जाता है, वसा गोलिकाओं का पृष्ठ तनाव अपरिवर्तित रहता है, वसा गोलिकाओं का पृष्ठ तनाव घट जाता है, वसा गोलिकाओं, उपयुक्त सभी ऑप्शन सही है। तो यहाँ पर आपका जो आंसर रहेगा वो आंसर रहेगा, सब ने पढ़ा होगा, अच्छे से मैंने पढ़ाया था कि वसा गोलिकाओं के साथ में जो वसा की गोलिकाएं होती है उस वसा की गोलिकाओं के साथ में जब पीत लवण, इसके चारों ओर पीत लवण और लेसिथिन वसा जमा हो जाती है तो ये जो लेसिथिन वसा है, पीत लवण है, वो इसके साथ में मिल जाएगी और जो वसा की गोलिका है वो वसा की गोलिका थोड़ी सी गाढ़ी हो जाएगी, पहले तरल थी फिर गाढ़ी हो जाएगी, जिसके कारण उसका पृष्ठ तनाव है वो घट जाता है। पृष्ठ तनाव क्या हो जाता है, घट जाता है। तो यहाँ पर आपका जो आंसर रहेगा वो रहेगा आंसर सी इज करेक्ट रहेगा। ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ पृष्ठ तनाव के बारे में, आपके फिजिक्स में एक टॉपिक चलता है पृष्ठ तनाव, और पृष्ठ तनाव के बारे में यहाँ मैं आपके लिए कुछ नॉलेज लेके आया हूँ। सरफेस टेंशन एक प्रकार का खिंचाव बल है जो क्षेत्रफल को कम करता है। ठीक है, ये जो पृष्ठ तनाव है वो एक प्रकार का खिंचाव बल है। कैसा बल है, खिंचाव बल है, मतलब ये एक प्रकार का बल है जो क्षेत्रफल को कम करना चाहता है। जब पानी की जो बूंद है, जैसे ये पानी की बूंद बड़ी है, ये अपने आप को छोटा करने की कोशिश करेगी और ये क्षेत्रफल को कम करने की कोशिश करेगी। इसी बल को या इसी आप फोर्स को क्या कहते हो, सरफेस टेंशन कहते हो, पृष्ठ तनाव कहते हो। सिंपल भाषा में मैंने बता दिया है कि जो पानी की बूंद होती है वो गोल होती है। गोल होने का कारण क्या है, किसी चीज़ को यदि आपको छोटा करना है, नॉर्मल सा आपको लॉजिक लगाना है, किसी चीज़ को आपको छोटा करना है, जैसे रूमाल है, रूमाल को आपको छोटा करना है, ये बड़ा सा रूमाल है, इसको आपको छोटा करना है, आप क्या करते हो, इसकी गोली बनाते हो। क्या बनाते हो, गोली। ठीक है, तो जो जितनी चीज़, जैसे पानी की बूंद होती है वो गोल होती है, जैसे ही गोल होगी इसका मतलब उसका क्षेत्रफल क्या है, कम है। क्षेत्रफल कम है इसका मतलब कहीं ना कहीं क्षेत्रफल कम होने का कारण है यहाँ पर क्या काम आ रहा है, पृष्ठ तनाव काम आ रहा है। तो ध्यान रखना, पृष्ठ तनाव एक विशेष प्रकार का खिंचाव बल है जो क्षेत्रफल को कम करना चाहता है। हमेशा ये क्षेत्रफल को कम करने की कोशिश करता है। यह हमेशा द्रवों में लगता है, ये द्रवों का गुण है, ठोस में नहीं लगता है, द्रवों में लगता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि ठोस में भी लगता है। जैसे मैं एक आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ। ठीक है, जो वेल्डिंग करते हैं उस वेल्डिंग के रोड के अंदर आपने देखा होगा एक ये आपके लोहे का लकड़ी, यहाँ सॉरी यहाँ पर एक अपन लोहे का यहाँ पर लेते हैं, ये लोहा हो जाएगा, ये लोहा हो जाएगा, इसके बीच में आप क्या करते हो, दोनों को पास में लाते हो और ऊपर से आप उसको एक निश्चित तापमान या अधिकतम तापमान के ऊपर उसके बीच में वेल्डिंग रोड लाते हो और उसके बीच में लाकर उसको जैसे आप टच करते हो तो ये वाला जो पार्ट है ये ऊपर से आप लाइट दे रहे हो तो ये पिघल जाएगा, ये भी पार्ट पिघल जाएगा। पिघलने के कारण जैसे ही पिघलेगा इसका मतलब द्रव हो जाएगा, तो द्रव होगा तो क्या हो जाएगा, पृष्ठ तनाव, और पृष्ठ तनाव के कारण ये दोनों चीज़ें आपस में चिपक जाती है और चिपकने के बाद इसके ऊपर आप क्या डालते हो, हल्का सा पानी डालते हो। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं जो वेल्डिंग की क्रिया होती है उसके अंदर भी पृष्ठ तनाव अपना काम करता है। तो ध्यान रखना, पृष्ठ तनाव जो होता है वो पृष्ठ तनाव हमेशा द्रवों में लगता है। ठीक है, पृष्ठ तनाव तापमान पर निर्भर करता है, यह तापमान के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यदि तापमान ज़्यादा होगा तो पृष्ठ तनाव कम, तापमान कम पृष्ठ तनाव ज़्यादा। अब यहाँ पे कुछ पृष्ठ तनाव के मैंने एग्जाम्पल लिए हैं, जैसे गर्म पानी भोजन स्वादिष्ट होता है। गर्म भोजन जो होता है वो स्वादिष्ट होता है, क्यों? ठीक है, इसका आंसर है पृष्ठ तनाव। ठीक है, पृष्ठ तनाव कैसे, तो जो गर्म भोजन होगा वो गर्म भोजन तरल होगा, सीधी सी बात है, गर्म भोजन होगा, वो गर्म भोजन आपके मुख के अंदर पूरी स्वाद कलिकाओं के ऊपर फैल जाएगा, जिसके कारण उसके ऊपर पाई जाने वाली स्वाद कलिकाओं के द्वारा आपको टेस्ट आएगा। लेकिन जो ठंडा भोजन होता है वो स्वादिष्ट नहीं लगता है। इसका कारण है कि स्वादिष्ट भोजन स्वाद कलिकाओं के संपर्क में नहीं आएगा, जिसकी वजह से आपको स्वाद आने में देरी होगी। जैसे आपने पशुओं को देखा होगा, पशु जो होते हैं वो ठंडा भोजन करते हैं, लेकिन जो मनुष्य होता है वो गर्म भोजन करता है। इसका कारण है भोजन स्वादिष्ट
लगे। तो यहाँ पर आपका ये हो जाएगा। आगे अपन देखते हैं, मच्छर पानी पर तैरता है। अब आपने देखा होगा पानी के ऊपर कोई चीज़ तैरती है, इसका मतलब तो आप कहते हो गुरुजी उत्प्लावक बल, जिसके लिए आर्किमिडीज ने एक सिद्धांत दिया था। लेकिन छोटी छोटी वस्तुएं, जो छोटी छोटी वस्तुएं होती है, यदि वो पानी के ऊपर तैर रही है, इसके लिए आपके पृष्ठ तनाव आएगा, ऑप्शन के अंदर आंसर आएगा, ठीक है। लेकिन यदि जहाज तैर रहा है, मनुष्य तैर रहा है, घोड़ा हाथी जो भी है वो तैर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपके उत्प्लावक बल आएगा या आर्किमिडीज का सिद्धांत काम में आएगा, ध्यान रखना, ठीक है। अब यहाँ पर भोजन अधिक स्वादिष्ट हो गया पहला। दूसरा हो गया मच्छर पानी के ऊपर पृष्ठ तनाव के कारण तैरता है। पृष्ठ तनाव, पानी का पृष्ठ तनाव ज़्यादा हो जाएगा, पानी पास पास में आ जाएगा तो मच्छर ऊपर क्या होगा, जैसे ये पानी है, ये पानी के ऊपर मच्छर तैरेगा क्योंकि इसका पानी का पृष्ठ तनाव क्या है, ज़्यादा है। पानी जो होता है वो अपने अणुओं को पास में रखने की कोशिश करता है, इसी को पृष्ठ तनाव कहते हैं, और इसी के कारण मच्छर ऊपर तैरता है। उसके अलावा आपने देखा होगा दूध जो होता है, उस दूध के ऊपर पाउडर डालते वो भी तैरता है। तो पानी की बूंदे गोल होती है, इसका कारण भी पृष्ठ तनाव है। महिलाएं गीले बालों को क्यों सुखाती है, क्या कारण है कि महिलाएं जो होती है वो गीले बालों को सुखाती है, क्योंकि गीले बाल होते हैं, वो गीले बालों के अंदर पानी होगा और पानी के अणुओं को आपस में रखेगा, जिसकी वजह से उसके बाल होंगे वो आपस में चिपकेंगे, इसी वजह से बालों को वो सुखाएगी ताकि उसके अंदर पानी उड़ जाए, और पानी उड़ने के बाद वो उस बालों को आसानी से संवार सके। तो यहाँ पर आपके चारों के चारों प्रश्न हैं जो दैनिक जीवन से जुड़े हुए हैं, इसको आपको ध्यान रखना है। इस सब का उत्तर क्या होगा, पृष्ठ तनाव होगा, मैंने बता दिया है। पृष्ठ तनाव का मात्रक बल प्रति लंबाई है, यानी कि इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाला जो बल होता है उसी को आप पृष्ठ तनाव कहते हो। बल लंबाई, बल का मात्रक न्यूटन हो जाएगा और लंबाई का क्या हो जाएगा, मीटर, यानी कि एक एन बड़ा है और एक एम छोटा है, तो इसका जो मात्रक है वो एन एम। ये आपके 2018 जो सेकंड ग्रेड की साइंस का जो पेपर हुआ था उसके अंदर पूछा गया था कि जो पृष्ठ तनाव है उस पृष्ठ तनाव का मात्रक क्या है या उसकी विमा क्या है। तो सबने फिजिक्स के अंदर विमा पढ़ी होगी, आप उसको अच्छे से देख लेना, प्रश्न इसी में से बनता है। मैं बार बार कह रहा हूँ, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि इस चीज़ का आपको फ़ायदा मिल सके। आगे का अपन प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, तीसरा प्रश्न है। आज सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। आज यदि आपके 80% नंबर आ जाता है तो कहीं ना कहीं आप बहुत अच्छी तैयारी कर रहे हो, और आपकी जीव विज्ञान में एक भी नंबर कटने की उम्मीद नहीं है, आपके पूरे में से पूरे नंबर आएंगे, क्योंकि आज का पेपर मैंने थोड़ा सा जटिल बनाया है, ठीक है। इस 10 प्रश्नों में से 3-4 प्रश्न बहुत जटिल बनाए हैं, बाकी तो सभी सिंपल है, हर कोई कर सकता है। प्रोटीन एक प्रकार का बहुलक है, ध्यान रखना है, प्रोटीन एक प्रकार का बहुलक है। प्रश्न आता है प्रोटीन क्या है, तो प्रोटीन क्या है, बहुलक है। बहुलक का मतलब होता है जिसमें एकलक इकाई आपस में जुड़ती है, उसको बहुलक कहते हैं। एकलक प्लस एकलक बराबर बहुलक। प्रोटीन के पाचन के बाद अंतिम उत्पाद क्या बनता है जो आवश्यकता पड़ने पर ऊर्जा प्रदान करता है। इस प्रश्न का मतलब ये है कि प्रोटीन का जैसे ही डाइजेशन हो जाता है उसके बाद में प्रोटीन के अंदर जो अंतिम रूप से उत्पाद बनता है वो उत्पाद कौन सा है, तो डाईपेप्टाइड है, ट्राईपेप्टाइड है, अमीनो एसिड है या उपरोक्त सभी है। तो इसका सबको आंसर आता होगा, बहुत सिंपल प्रश्न है, कई बार मैंने क्लास के अंदर और 11th क्लास के अंदर तो मैंने कम से कम 10 बार बता दिया था। इसका जो आपका आंसर रहेगा वो रहेगा आंसर सी, यानी कि आपके यहाँ पर ग सही रहेगा, अमीनो एसिड। जब अमीनो एसिड आपस में जुड़ते हैं, अमीनो एसिड जब आपस में जुड़ते हैं तो उसके द्वारा प्रोटीन का निर्माण होता है। अमीनो एसिड, दो अमीनो एसिड के बीच में पेप्टाइड बंध होता है, बहुत सारे अमीनो एसिड होंगे तो डाईपेप्टाइड बंध, और डाईपेप्टाइड बंध के द्वारा कहीं ना कहीं आगे चलकर प्रोटीन का निर्माण हो जाएगा। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर रहेगा वो आंसर सी सही रहेगा, ठीक है, देख लेना इसको। आगे का प्रश्न देखते हैं, उससे पहले थोड़ा सा वर्णन दिया गया है, कहीं ना कहीं आपके काम में आएगा। प्रोटीन में कार्बन होता है, ठीक है, एक तो प्रोटीन में क्या होगा, कार्बन, दूसरा इसमें हाइड्रोजन होता है, उसके अलावा इसमें ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन के साथ साथ में इसमें नाइट्रोजन भी होता है। ध्यान रखना, जो आपका कार्बोहाइड्रेट होता है उस कार्बोहाइड्रेट में CHO होता है, ठीक है, लेकिन प्रोटीन के अंदर CHO के साथ में N होता है, मतलब कोहन होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के साथ साथ में नाइट्रोजन। कुछ प्रोटीनों में इसके अलावा गंधक होता है, ठीक है, सल्फर, उसके अलावा जस्ता, उसके अलावा तांबा और फास्फोरस भी उपस्थित होते हैं। ये आपके प्रोटीन की विशेषता है। उसके अलावा प्रोटीन जीव की वृद्धि, यहाँ पर मैंने थोड़ा सा गलत लिख दिया है, जीव की वृद्धि और विकास के लिए उत्तरदायी होता है, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर ऊर्जा प्रदान करता है। वैसे प्रोटीन का काम है शरीर की वृद्धि और विकास, लेकिन जब भी आपके शरीर को आवश्यकता पड़ती है कि एनर्जी, आपके कार्बोहाइड्रेट एनर्जी
देने के लिए ख़त्म हो गया है, वसा भी खत्म हो गई है, उसके बाद लास्ट में प्रोटीन आपके शरीर को ऊर्जा देगा। जैसे प्रोटीन खत्म हो जाएगा तो व्यक्ति की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। ये भी मैंने आपके क्लास के अंदर डिस्कस किया था। आवश्यकता पड़ने पर ऊर्जा देने वाला अंतिम उत्पाद है, ध्यान रखना। प्रोटीन के पाचन के बाद व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, जिससे व्यक्ति में एक विशेष प्रकार की संरचना का निर्माण होता है, जिसको कीटोन बॉडी कहते हैं। कई बार मैं क्लास के अंदर डिस्कस करता हूं कि कीटोन बॉडी जो बनती है, उस कीटोन बॉडी के बनने के बाद व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, आंखें बाहर आ जाती है। आपने देखा होगा जो भूख हड़ताल के ऊपर बैठते हैं लोग, वो सामान्यतः आगे चलकर यदि उसका टेस्ट करें और उसके अंदर कीटोन बॉडी आ जाए तो उसकी भूख हड़ताल सरकार को तुड़वानी पड़ती है, क्योंकि तुड़वाने के बाद यदि नहीं तुड़वाएंगे तो उसकी मृत्यु हो जाएगी और जिसका जिम्मेदार होगा प्रशासन। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो होगा वो आपका हो जाएगा कीटोन बॉडी। उसके बाद भोजन के पोषक तत्वों में पाचन का जो क्रम होगा वो क्या होगा, सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट का पाचन होगा, फिर वसा का होगा, लास्ट में क्या होगा, किसका होगा, प्रोटीन का। और प्रोटीन भी खत्म हो जाए तो व्यक्ति की क्या हो जाएगी, मृत्यु। और इसके अंदर शरीर के अंदर एक विशेष प्रकार की बॉडी बनेगी और बॉडी को बनाने का काम सामान्यतः यकृत करता है और यकृत कीटोन बॉडी बनाएगा और कीटोन बॉडी के बनने के बाद व्यक्ति की क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। जीवों को नाइट्रोजन की पूर्ति भी कहाँ से होती है, प्रोटीन से होती है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ये क्लास 6ठी के अंदर स्पष्ट लिखा हुआ है, 6ठी या 7वीं की एनसीईआरटी की किताब के अंदर लिखा हुआ है। जो आपके शरीर में प्रोटीन की पूर्ति होती है या नाइट्रोजन की जो पूर्ति होती है वो किसके द्वारा होती है, प्रोटीन के द्वारा। तो यहाँ पर आपका ये तीसरा प्रश्न हो गया। चौथा प्रश्न अपन देखते हैं, निष्क्रिय ट्रिप्सिनोजन को सक्रिय ट्रिप्सिन में बदलने वाला एंजाइम कौन सा है। बिल्कुल सिंपल प्रश्न है, सीधा प्रश्न है। जो आपका ट्रिप्सिनोजन होता है वो निष्क्रिय होता है। ठीक है, ध्यान रखना, ट्रिप्सिनोजन निष्क्रिय होता है, उसको सक्रिय करने का काम कौन करेगा, एंटेरोकाइनेज। ये जो एंटेरोकाइनेज एंजाइम होता है वो आंतों के द्वारा स्रावित होता है। यहाँ पर लिखा हुआ है एंटेरोकाइनेज एंजाइम आंतों से उत्पन्न एक विशेष प्रकार का एंजाइम है जो निष्क्रिय ट्रिप्सिनोजन को सक्रिय ट्रिप्सिन में बदलने का काम करता है। निष्क्रिय जो ट्रिप्सिनोजन होता है उसको सक्रिय ट्रिप्सिन में बदलने का काम एंटेरोकाइनेज करता है। एंटेरोकाइनेज को भी सक्रिय करने का काम कौन करता है, HCl। HCl कहाँ से आता है, तो अपन ने देखा था आमाशय की जो ऑक्जेंटिक कोशिका होती है, जो अम्लजन कोशिका होती है, उसके द्वारा HCl का सिक्रेशन होता है, जो एक विशेष प्रकार का प्रबल अम्ल माना जाता है HCl, जिसका pH मान मैंने कहा था 2 से 3 के बीच होता है। कई बार इससे कम भी मिलता है लेकिन सामान्य 2 से 3 के बीच में है। आगे देखो, 5वां प्रश्न है। यहाँ का जो चौथे का जो आंसर रहेगा वो रहेगा आपका आंसर, एक बार मैं टिक कर देता हूँ, इसका जो आंसर सही रहेगा वो रहेगा आंसर C, यानी कि ग आंसर सही रहेगा। आगे का प्रश्न अपन देखते हैं। 5वां जो प्रश्न है वो प्रश्न है, पाचन के वे उत्पाद जो मुख्यतः अंतिम रूप से क्षुद्रांतर द्वारा अवशोषित होता है। पाचन के वे उत्पाद जो अवशोषित होता है यानी कि जिसका डाइजेशन हो जाता है वो कौन कौन से है, तो सबसे पहले ग्लूकोज, गैलेक्टोज, फ्रुक्टोज, मोनोसैकेराइड। बिल्कुल, ये कार्बोहाइड्रेट के अंतिम उत्पाद है और इसके पाचन के बाद यहाँ जैसे ये उत्पाद बन जाएंगे उसके बाद आंतों के द्वारा इसका क्या किया जाएगा, अवशोषण किया जाएगा। मतलब आंतों के द्वारा इसको खींचा जाएगा और फिर रक्त में, और रक्त के द्वारा पूरे शरीर में उसको परिसंचित किया जाएगा। फिर अमाइनो एसिड, ठीक है, मोनोग्लिसराइड एवं वसीय अम्ल, उपरोक्त सभी। तो बिल्कुल सिंपल प्रश्न है, इसका उत्तर जो होगा वो होगा ग, क्योंकि ग्लूकोज, गैलेक्टोज, फ्रुक्टोज, मोनोसैकेराइड ये तो आपके हो जाएंगे कार्बोहाइड्रेट के अंतिम उत्पाद। अमाइनो एसिड हो जाएगा प्रोटीन का, मोनोग्लिसराइड और आपका वसीय अम्ल हो जाएगा वसा का। तो यहाँ पर जो आंसर रहेगा वो रहेगा आपका आंसर घ, सही रहेगा। आगे का प्रश्न देखते हैं। 6ठा जो प्रश्न है वो है आपका अमीनो अम्ल, वसीय अम्ल और वसीय अम्ल के अंदर मोनोग्लिसराइड एवं कोलेस्ट्रॉल के रूप में व ग्लूकोज के अवशोषण की विधियाँ। मैंने आपको बताया था कि जैसे ही आपकी कार्बोहाइड्रेट का पाचन हो जाएगा तो कार्बोहाइड्रेट के पाचन के अंदर क्या होगा, सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ अमीनो अम्ल। अमीनो अम्ल का मतलब है प्रोटीन का अंतिम उत्पाद है। ठीक है, प्रोटीन का अंतिम उत्पाद क्या है, अमीनो अम्ल। और वसीय अम्ल का जो अंतिम उत्पाद है वो है मोनोग्लिसराइड और एक है कोलेस्ट्रॉल। साथ साथ में ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट है। ग्लूकोज के जो अवशोषण होता है यानी कि जब उसको अवशोषित होने के बाद आंतों के द्वारा उसको खींचा जाता है तो खींचने की विधि कौन सी है, खींचने के लिए क्या ऊर्जा की आवश्यकता पड़ रही है या नहीं पड़ रही है, उसके लिए सामान्यतः विसरण काम में आ रहा है या सक्रिय है अवशोषण है या निष्क्रिय अवशोषण है। इसके लिए यहाँ पर जो आंसर रहेगा वो रहेगा अमीनो अम्लों के लिए आपको पता होना चाहिए, अमीनो अम्ल और ग्लूकोज के लिए सेम है। अमीनो अम्लों के लिए सक्रिय विगमन है। ठीक है, अमीनो अम्लों के लिए क्या है, सक्रिय विगमन। ठीक है, जिसके लिए एटीपी की आवश्यकता रहेगी। और वसीय अम्ल के लिए रहेगा विसरण। क्या रहेगा, विसरण। तो सबसे पहले आ जाएगा सक्रिय अभिगमन, दूसरा आ जाएगा विसरण। पहले सक्रिय और
विसरण दोनों किस में दिया हुआ है, सक्रिय और अभिगमन, पहले में भी है दूसरे में भी है। फिर ग्लूकोज के लिए आपका रहेगा वही का वही जो अमीनो एसिड के लिए, यानी कि सक्रिय अभिगमन। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर रहेगा वो सही आंसर रहेगा बी, सक्रिय अभिगमन अमीनो अम्लों के लिए। ग्लूकोज के लिए भी सक्रिय हो जाएगा, तो सक्रिय सक्रिय, और बीच में वसा के लिए विसरण। ठीक है, विसरण क्या है, किसी बी का अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता के ओर गमन विसरण कहलाता। अपन ने पढ़ा था विसरण का एक प्रकार है प्रासरण, आलू के अंदर पानी का जाना, किशमिश का फूलना, ये सभी चीज़ें अपन ने देख ली थी। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो आपका सही आंसर रहेगा वो सही आंसर रहेगा आपका आंसर ख इज करेक्ट। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप सबका सही उत्तर हुआ होगा। थोड़ी सी व्याख्या मैं आपको बताता हूँ। अमीनो अम्ल एवं ग्लूकोज का अवशोषण सक्रिय अभिगमन द्वारा कहाँ होता है, रक्त में। जैसे ही आपका जो अमीनो अम्ल और ग्लूकोज है उसका सक्रिय अवशोषण हो जाएगा, यानी कि उसको आंतों के द्वारा अवशोषित किया जाएगा, उसके बाद वो कहाँ जाएगा, रक्त में जाएगा। ये ध्यान रखना। वसा का अवशोषण वसीय अम्ल, मोनोग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल के रूप में किसके द्वारा होगा, विसरण के द्वारा होगा। और कहाँ जाएगा, जैसे ही आपका अमीनो अम्ल और ग्लूकोज है वो तो जाएगा आपके रक्त में, कहाँ जाएगा, रक्त में। लेकिन जो वसा है वो कहाँ जाएगी, वसा जाएगी लसिका में। कहाँ जाएगी, लसिका में। लसिका के लिए पूरा लसिका तंत्र देखा था। लसिका तंत्र के द्वारा कहीं ना कहीं WBC का निर्माण होता है, ये अपन ने देखा था। तो यहाँ पर जो आपका जो आंसर रहेगा वो आपका आंसर रहेगा, आंसर तो अपन ने देख लिया था। तो यहाँ पर आपका मोनोग्लिसराइड हो जाएगा और लसिका केंद्र हो जाएगा। नोट, विटामिन व खनिज लवण सक्रिय एवं निष्क्रिय विधियों द्वारा अवशोषित होता है। उसके लिए सक्रिय भी आ सकती है, निष्क्रिय भी आ सकती है। विटामिन कौन सा उसके ऊपर निर्भर करेगा, विटामिन सरल है या जटिल है, तो उसके लिए सक्रिय और निष्क्रिय अवशोषण काम में आता है। जल हमेशा विसरण विधि द्वारा अवशोषित होता है। जल का अवशोषण आपको पता होना चाहिए बड़ी आंत द्वारा होता है। और बड़ी आंत का भी कौन सा भाग, उसके अंदर आगे वाला प्रश्न आएगा कि बड़ी आंत के कौन से भाग द्वारा जल का अवशोषण होता है। तो यहाँ पर विसरण विधि के द्वारा जल अवशोषण हो जाएगा, और विसरण विधि के द्वारा जल का अवशोषण हो जाएगा बड़ी आंत के द्वारा। आगे का प्रश्न अपन देखते हैं, सातवां प्रश्न है, बड़ी आंत के कौन से भाग में जल का अवशोषण अधिकांश होता है। जिस प्रकार से अपन ने देखा था छोटी आंत में भोजन का अधिकांश पाचन होता है, उसी तरह से बड़ी आंत में जल का अधिकांश अवशोषण होता है। देखो एक एक लाइन को आपको समझना है कि भोजन का अधिकांश पाचन, छोटी आंत का ग्रहणी, बड़ी आंत के अंदर जल का अवशोषण होता है, और बड़ी आंत का भी कौन सा भाग जो जल का सर्वाधिक अवशोषण करता है। तो यहाँ पर जो आपका आंसर रहेगा वो आंसर रहेगा यहाँ पर आपका उंडुक है क्या, ठीक है, जिसको आप सिक्कम कहते हो। ठीक है, वर्दांत्र जिसको कॉलन कहते हो। उसके अलावा आपका मलाशय रेक्टम, उसके अलावा कर्मी रूपी परिशेषिका। तो इसमें से कौन सा पार्ट है जिसके द्वारा कहीं ना कहीं जल का अधिकांश अवशोषण होता है। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर रहेगा वो रहेगा आंसर ख सही रहेगा, क्योंकि आपका जो वर्दांत्र होता है, इस वर्दांत्र को ही बड़ी आंत कहते हैं। वर्दांत्र जो होता है वो जल का अधिकांश अवशोषण करता है, और वर्दांत्र ही बड़ी आंत का अधिकांश भाग बनाता है। तो ये अपन ने देख लिया। कर्मी रूपी जो परिशेषिका, इसके बारे में अपन ने पहले वाले वीडियो के अंदर देखा था। ये एक प्रकार का अवशेष अंग है, और ये जो है ये अवशेष अंग जो होता है वो छोटी आंत के किनारों पर होता है, बड़ी आंत के किनारों पर होता है। और ये जो होता है वो एक लोटी के समान संरचना है, जिसके अंदर भोजन भर जाने से इसमें दर्द होता है, जिसको आप अपेंडिक्स कहते हो। डॉक्टर इसको कृत्रिम उपकरणों के द्वारा काट कर अलग कर देता है। तो कहीं ना कहीं ये अपन ने देखा था। आगे का जो प्रश्न है, यहाँ पर एक छोटी सी लाइन लिखी हुई है कि वर्दांत्र में जल व कुछ विटामिन और अवशोषित होते हैं। ठीक है, इस वर्दांत्र के अंदर जल का अधिकांश तो अवशोषण हो जाएगा, साथ साथ में कुछ विटामिन भी अवशोषित होता है। कौन सा विटामिन अवशोषित होता है, इसके लिए आगे का प्रश्न दिया हुआ है। देखो आगे का प्रश्न आएगा, 9वां प्रश्न, आरबीसी के परिपक्वन यानी कि आरबीसी के परिपक्व को कौन प्रेरित करने वाला विटामिन कौन सा है। आरबीसी के परिपक्वन को प्रेरित करने वाला विटामिन कौन सा है। तो ये आपका सीधा सीधा प्रश्न है, किताब के पीछे से उठाया गया है। विटामिन B6, विटामिन B7, विटामिन B12 या विटामिन B9। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर रहेगा वो विटामिन B12, यानी कि जो आप आंसर ग है वो सही रहेगा। विटामिन B12 जो होता है, उस विटामिन B12 के अंदर कोबाल्ट धातु पाई जाती है, और जिसके द्वारा कहीं ना कहीं आरबीसी का परिपक्वन किया जाता है, और इसकी कमी के द्वारा एनीमिया रोग होता है। कौन सा रोग होता है, एनीमिया रोग। और एनीमिया भी अलग अलग प्रकार का होता है। एनीमिया का मतलब है रक्ताल्पता, जिसको रक्त क्षीणता कहते हैं, रक्ताल्पता या रक्त क्षीणता कहते हैं। तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा। इसके बारे में थोड़ा सा वर्णन दिया हुआ होगा, देख लेते हैं। देखो विटामिन B6, पहले ऑप्शन के अंदर विटामिन B6 लिखा हुआ, इसके बारे में थोड़ा सा वर्णन आपको ध्यान रखना है। विटामिन B6 जिसको पायरिडॉक्सिन कहते हैं, जो आपको दूध, सब्जी, यकृत आदि से मिलता है। यकृत यानी कि आपके शरीर में बनता है, ये यकृत से मिलता है, जिसकी कमी से चर्म रोग होता है। चर्म रोग मतलब त्वचा का रोग होता है। ठीक है, जिसे
डर्मेटाइटिस कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं, डर्मेटाइटिस कहते हैं। ध्यान रखना, डर्मेटाइटिस जो रोग होता है वो डर्मेटाइटिस रोग विटामिन B6 की कमी से होता है, जिसको पायरिडॉक्सिन कहते हैं। ठीक है, विटामिन B7 जिसको बायोटिन कहते हैं, और ये भी आपको दूध से मिलेगा, यकृत से मिलेगा, यीस्ट आदि से मिलता है, और इसकी कमी के कारण बाल झड़ते हैं। प्रश्न आता है बाल जो झड़ते हैं वो कौन से विटामिन की कमी के द्वारा झड़ते हैं, तो वो विटामिन B7 ऑप्शन में नहीं है तो बायोटिन आएगा। फिर विटामिन B12 जिसको आप साइनोकोबोलेमिन कहते हैं, ये विटामिन हमें दूध, आंत्र के जीवाणुओं व यकृत द्वारा मिलता है। किस विटामिन का कोई पादप उत्पाद नहीं है, किस नहीं है यहाँ पर, इस विटामिन का कोई पादप स्रोत नहीं है, मतलब किसी भी पादप से ये विटामिन प्राप्त नहीं होता, विटामिन B12। इसलिए इस विटामिन की ज़्यादा जो कमी होती है वो शाकाहारी में होती है। शाकाहारी जो प्राणी होते हैं उसमें विटामिन B12 की ज़्यादा कमी होती है, क्योंकि किसी भी पादप से ये प्राप्त नहीं होता। ये हमारे शरीर में या तो यकृत के द्वारा या दूध, ठीक है, गाय भैंस से प्राप्त होता है, जीवाणुओं के द्वारा आपको मिलेगा, बाकी पादप इसका कोई स्रोत नहीं है, इसलिए हमारे शरीर में इसकी ज़्यादा कमी होती है। इस विटामिन में केवल कोबाल्ट तत्व पाया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सेकंड ग्रेड में पूछा गया प्रश्न ये। ठीक है, कोबाल्ट धातु कौन से के अंदर पाई जाती है, तो कोबाल्ट धातु पाई जाती है विटामिन B12 के अंदर। ठीक है, जो RBC के परिपक्वन के लिए जिम्मेदार होता है, जो RBC होती है यानी कि जो आपका रक्ताणु होता है उसके परिपक्वन के लिए विटामिन B12 जरूरी है। इसकी कमी से एनीमिया रोग होता है, जिससे रक्ताल्पता या रक्तहीनता कहते हैं, सामान्य सभी लिखा हुआ है। फिर है विटामिन B9 देख लो, जिसको फॉलिक एसिड कहते हैं, उसका रासायनिक नाम फॉलिक एसिड है। इससे यह हमें यकृत, हरी पत्तियाँ, यह इससे मिलता है। इसकी कमी से माइक्रोसाइटिक एनीमिया होता है। माइक्रोसाइटिक एनीमिया क्या है, देखो, जिसमें RBC की कमी होने के कारण ऑक्सीजन प्रॉपरली आपके शरीर में नहीं पहुंचती है, आपके शरीर के अंगों और ऊतकों तक प्रॉपरली रूप से ऑक्सीजन नहीं पहुंचती है, क्योंकि RBC की कमी हो जाती है। तो ये आपका मैक्रोसाइटिक एनीमिया हो जाएगा, जिसको आप रक्ताल्पता ही कहते हो। तो ये आपका आगे का प्रश्न है, 8वां प्रश्न है। उम्मीद करता हूँ कि सबका सही हुआ होगा। 9वां प्रश्न देखते हैं, वर्दांत्र में अवशोषित होने वाले विटामिन कौन से है। अभी अपन ने देखा था जो जल का अवशोषण होता है वो भी वर्दांत्र में होता है, लेकिन कौन सा विटामिन है जिसका अवशोषण वर्दांत्र के द्वारा होता है। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर रहेगा वो रहेगा आंसर ग सही रहेगा। विटामिन जो के होता है, उस विटामिन के का जो अवशोषण होता है, उस विटामिन के का अवशोषण होता है वर्दांत्र के द्वारा। ठीक है, उसके अलावा जो आपकी टैबलेट लेते हो, दवाई पीते हो, उसका जो अवशोषण होता है वो आपके आमाशय के द्वारा होता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। थोड़ा सा परिचय आपको ध्यान देना है। विटामिन डी जो होता है, इस विटामिन डी को आप कैल्सीफेरोल कहते हो, इसका रासायनिक नाम कैल्सीफेरोल है। इसे धूप का विटामिन भी कहता है, सबको पता है। धूप से प्राप्त होने वाला विटामिन डी है जो कैल्शियम के स्तर को बढ़ाता है। ये विटामिन हार्मोन की तरह कार्य करता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, SSC में कई बार पूछा गया है कि ऐसा विटामिन जो हार्मोन की तरह कार्य करता है, विटामिन डी। ठीक है, इसकी कमी से सूखा रोग होता है, जिसको रिकेट्स कहते हैं। और रिकेट्स के लिए एक शब्द आता है ऑस्टियोमलेशिया, जिसके अंदर घुटने जो होते हैं, आपके जो घुटने होते हैं वो पास पास में आ जाते हैं। तो ये आपके इस रोग की विशेषता है। और इसके अंदर देखो, जो आपका विटामिन डी है वो कैसे बनता है, तो आपके शरीर में जो कोलेस्ट्रॉल जमा रहती है, जो वसा के पाचन के बाद जो कोलेस्ट्रॉल बनाता है, वो कोलेस्ट्रॉल जो होगा वो कोलेस्ट्रॉल प्रकाश की उपस्थिति में, जैसे प्रकाश आपकी त्वचा के ऊपर आके गिरेगा, UV यानी कि पराबैंगनी किरणें, अल्ट्रावायलेट जैसे आपकी त्वचा के ऊपर गिरेगा, तो आपकी त्वचा के नीचे एडिपोज ऊतक है, उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल भरा हुआ है, वो कोलेस्ट्रॉल टूटेगा और क्या बनाएगा, विटामिन डी बनाएगा। तो ये आपके यहाँ पर दिया हुआ है। आगे एक और रोग दिया हुआ है ऑस्टियोमलेशिया, और यहाँ पर दिया हुआ ऑस्टियोपोरोसिस। दोनों अलग अलग रोग है। वैसे देखें तो दोनों के दोनों कैल्शियम की कमी से होते हैं, लेकिन ऑस्टियोपोरोसिस अधिकांशतः महिलाओं में होता है। सामान्यतः 50 साल बाद महिलाओं में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की कमी के कारण महिलाओं में कैल्शियम का स्तर कम हो जाता है, जिससे महिलाएं कमर में से मुड़ जाती है। इस रोग को ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। सबने देखा होगा, जो गांव की जो महिलाएं होती है वो महिलाएं कमर में से मुड़ जाती है। ठीक है, पहले ऐसी थी फिर मुड़ जाती है। इस मुड़ने का कारण है कहीं ना कहीं कैल्शियम की कमी, और इस रोग को ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। और रिकेट्स के लिए एक शब्द आता है ऑस्टियोमलेशिया। वैसे ऑस्टियोमलेशिया अलग है, लेकिन यहाँ पर ऑस्टियोमलेशिया रिकेट्स के समान ही होता है, जो कैल्शियम की कमी के कारण होता है, विटामिन डी की कमी के कारण होता है। लेकिन यहाँ पर विटामिन डी के साथ साथ में महिला में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की विशेष जिम्मेदारी होती है, जिसकी कमी हो जाती है, जिसके कारण ये रोग हो जाता है। तो ये आपकी चीज़ याद रखनी है। आगे का प्रश्न अपन देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न और लास्ट प्रश्न है। ठीक है, अपना कमेंट कर दीजिए कि आपके कितने सही हो रहे हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न लेके आया हूँ। 10वां प्रश्न, मलाशय की भित्ति पर मल का दबाव कितना होता है।
जब मल त्याग की क्रिया होती है, यानी कि मल विसर्जन की क्रिया जब मलाशय के द्वारा की जाती है, तो उसके लिए एक निश्चित निश्चित प्रेशर चाहिए। यदि वो प्रेशर नहीं है तो कहीं ना कहीं मल त्याग नहीं होता है। इसके लिए प्रेशर का मान कितना होता है? लगभग 30 mmHg, लगभग 50 mmHg, लगभग 20 mmHg, लगभग 10 mmHg। मेरे हिसाब से इसका आंसर सबको आता होगा। इसका जो सही आंसर है वो आंसर ग सही है। जब आपके मलाशय के अंदर 20 mmHg के बराबर जो पारा जो होता है वो 20 mmHg के अंदर जितना प्रेशर डालता है उतना का उतना प्रेशर यदि आपके मलाशय के अंदर हो जाता है तो कहीं ना कहीं मल त्याग की क्रिया होती है। इससे यदि कम है या ज़्यादा है तो कहीं ना कहीं मल त्याग के ऊपर प्रभाव पड़ता है या मल विसर्जन के ऊपर प्रभाव पड़ता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसका जो सही आंसर रहेगा वो आपका आंसर ग सही रहेगा। ठीक है, आंसर ग सही रहेगा। एक मिनट, आंसर ग इसका सही है। ठीक है, 20 mmHg। थोड़ा सा वर्णन आपको यहाँ पर ध्यान देना है। मल विसर्जन तंत्रिका तंत्र द्वारा नियंत्रित होता है। ये जो मल विसर्जन की क्रिया होती है वो तंत्रिका तंत्र द्वारा नियंत्रित होती है और यह मल से परिपूर्ण वर्धांत्र के निचले भाग के उद्दीपन से उत्पन्न प्रतिवर्त अनुक्रिया जो आपकी रिफ्लेक्स रेस्पॉन्स होती है उसके द्वारा होता है। यानी कि ये पूरा एक तंत्रिका तंत्र के द्वारा कंट्रोल होने वाली क्रिया है। जैसे आपका जो वर्धांत्र है उस वर्धांत्र के निचला हिस्सा और मलाशय का जो ऊपरी पार्ट है वहाँ पर सबसे पहले एक आवेग उत्पन्न होता है और उस आवेग के द्वारा प्रतिवर्त अनुक्रिया होती है। प्रतिवर्त अनुक्रिया रिफ्लेक्सिव रेस्पॉन्स होता है। यह तभी होता है जब मलाशय में उसका भित्तिका दाब 20 mmHg के बराबर हो जाता है और जैसे ये होगा तो मल त्याग की क्रिया होती है। नोट यहाँ पर एक और विशेष पॉइंट दिया हुआ है। वर्धांत्र में अनेक जीवाणु होते हैं जैसे कोलीफॉर्म जीवाणु। ठीक है, अभी स्कूल लेक्चरर जो ज्योग्राफी का जीके का पेपर हुआ था उसके अंदर साइंस से संबंधित प्रश्न था कि कोलीफॉर्म जो बैक्टीरिया है वो कोलीफॉर्म बैक्टीरिया कहाँ पाया जाता है। उसके अंदर एक यकृत दे दिया, उसके अंदर एक उसने आमाशय दे दिया, एक उसने छोटी दे दिया, एक बड़ी आंत दे दिया। तो यहाँ पर जो सही आंसर रहेगा वो सही आंसर आपका रहेगा कोलीफॉर्म बैक्टीरिया। बड़ी आंत जो होती है, सॉरी वहाँ पर ऑप्शन के अंदर एक आंत ही दिया हुआ था, छोटी आंत और बड़ी आंत। ठीक है, उसके अलावा एक यकृत दे दिया था, एक किडनी दे दिया, ऐसे करके वो अलग अलग ऑप्शन बनाएगा। यदि आपके पाचन तंत्र से संबंधित कोई वहाँ पर दिया हुआ है तो उसके अंदर कहीं ना कहीं कुछ बैक्टीरिया होते हैं और एक विशेष प्रकार का बैक्टीरिया जिसका नाम है कोलीफॉर्म बैक्टीरिया वर्धांत्र के अंदर होता है। करता क्या है? जो अपचित रूप से उपस्थित सेल्यूलोज का विघटन करता है। आपको ध्यान होना चाहिए कि हमारे शरीर में सेल्यूलोज का पाचन नहीं होता है, लेकिन जो जानवर होता है उसमें सेल्यूलोज का पाचन होता है क्योंकि उसमें आहार नाल होती है, विकसित प्रकार की होती है। तो जो आपका अपचित सेल्यूलोज है उसका विघटन करने का काम ये बैक्टीरिया करेंगे। जिसमें क्या क्या होता है देखो, जिसमें सलेस्मा, ठीक है, मृत उपकला कोशिकाएं, मृत जीवाणु, उसके अलावा पीत, वर्णक आदि मिलकर मल बनाते हैं। मल के निर्माण के अंदर कौन कौन होते हैं? मल के अंदर क्या क्या होता है ध्यान रखना। मल के अंदर प्रश्न आ सकता है मल का रासायनिक संगठन, मूत्र का रासायनिक संगठन, रक्त का रासायनिक संगठन, लार का रासायनिक संगठन, पीत का रासायनिक संगठन, ऐसे करके कहीं से भी एक नंबर का प्रश्न बन सकता है। मैं आपको बिल्कुल हिंट दे रहा हूँ, ध्यान रखना। ठीक है, सेल्यूलोज का इसमें एक तो हो जाएगा अपचित सेल्यूलोज, उसके अलावा सलेस्मा हो जाएगी, मृत उपकला कोशिका हो जाएगी, उसके अलावा पीत वर्णक हो जाएंगे जैसे विलीरुबिन और विलीवार्डिन है। ये सभी मिलकर मल का निर्माण करते हैं। मल का भूरा रंग विलीरुबिन के कारण होता है, विलीरुबिन के कारण होता है। ठीक है, मल का भूरा रंग विलीरुबिन वर्णक के कारण होता है, ये ध्यान रखना है। आगे देखो, विशेषतः विटामिन ई। देखो यहाँ पर आपके ये प्रश्न से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मैंने आपको एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए यहाँ पर लिखा है। विटामिन ई को सुंदरता का विटामिन कहते हैं। कई बार प्रश्न आया हुआ है कि सुंदरता का विटामिन किसे कहते हैं, तो विटामिन जो ई होता है उसको आप टैकोफेरोल कहते हो, टैकोफेरोल कहते हो। टैकोफेरोल यानी कि विटामिन ई को सुंदरता का विटामिन कहते हैं। यह विटामिन शुक्राणु और अंडाणु के परिपक्वन में सहायक होता है। यानी कि हमारे शरीर में जो शुक्राणु और अंडाणु का परिपक्वन जो होता है उसके लिए जिम्मेदार विटामिन ई है, जिसका मुख्य स्रोत क्या है? अंकुरित अनाज है, सूखे मेवे है, सोयाबीन के तेलीय बीज होते हैं जो प्रजनन क्षमता को बढ़ाते हैं। इनकी कमी से नपुंसकता रोग हो जाता है जिसका रासायनिक नाम टैकोफेरोल है। तो ये विटामिन ई को भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट विटामिन है जिसको सुंदरता का विटामिन कहते हैं, जो प्रजनन के अंदर सहायता करता है और इसके द्वारा आपके कहीं ना कहीं जनन क्षमता विकसित होती है। इसकी कमी के द्वारा नपुंसकता रोग हो जाता है। ऐसे करके यहाँ पर अपने 10 प्रश्नों को देखा। अपने रेस्पॉन्स को आप कमेंट के अंदर लिख दीजिए कि आपके कितने नंबर आ रहे हैं। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को बार बार देखें। आज के लिए धन्यवाद, थैंक्स अ लॉट।